Good evening, Ji. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good evening. Good evening. तो मैंने बोला था कि आज की क्लास में हम लोग दो छोटे छोटे आर्टिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो हम लोगों ने वर्क किया था उस पर कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आप जरा करके सॉल्व करके बताओ। राइट, कल कौन सा कॉन्सेप्ट किया था आप लोगों ने? कल मीन्स लास्ट क्लास में ट्यूसडे को Factorizing number into two integer. Distribution of identical objects in distinct groups. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, ठीक है, या इंटीजर सॉल्यूशंस फाइंड करना, होल नंबर सॉल्यूशंस फाइंड करना लीनियर इक्वेशंस का। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करिए। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, थोड़ा प्रोएक्टिव काम करेंगे सो दैट आज की क्लास में ये टॉपिक को हम कंप्लीटली समराइज कर दें। ठीक है, इसके बाद जो डिस्कशन हो केवल हमारा असाइनमेंट का डिस्कशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे आज खत्म हो जाने चाहिए। इस टारगेट के साथ काम करिए। क्वेश्चन बोला गया, ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, where x1, x2, x3 are greater or equal to -2. How do you solve this equation? And how do you get me the number of solutions? x1, x2, x3 are integers. इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए हमें। वेरिएबल चेंज करें। हाँ, क्या करें? वेरिएबल चेंज कर देंगे, x1 इज इक्वल टू m1 माइनस 2। ओके, साकेत ने बोला कि वेरिएबल चेंज करिए, एक्स के की वैल्यू बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। इसका मतलब है एक्स के प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होल नंबर हो गया। अब एक्स के प्लस 2 को वाई के मान लो। लेट, इससे क्या होगा? इससे होगा कि तुम्हारा वाई एक्स के क्या हो जाएगा? एक्स के हो जाएगा वाई के -2, और इसको रिप्लेस इन द इक्वेशन, एंड इक्वेशन विल रिड्यूस टू क्या बनेगा? इक्वेशन बोलो। y1 माइनस 2 प्लस y2 माइनस 2 प्लस y3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। हेयर इन दिस इक्वेशन हमारा कंडीशन क्या है? y1, y2, y3 अब क्या है? होल नंबर्स हैं। yi बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो होल नंबर ही तो बनाना होता है। अब होल नंबर आ गया तो 6 ऑब्जेक्ट है और 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6 आइडेंटिकल कॉइन्स एंड 3 सेपरेटर। तो आंसर आएगा नंबर ऑफ ways of arranging 6 identical balls and how many separators? 2 separators। and कितना सोल्यूशन आया बताओ? 8c2। 8c2 मतलब 28 सॉल्यूशंस। अच्छा, वर्चुअली ये प्रॉब्लम अगर लैंग्वेज के टर्म में दी जाए तो क्या मतलब हुआ कि 0 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका मतलब क्या है कि 3 पर्सन्स हैं और आप उनसे 2 रुपीज एट द मैक्स 2 रुपये बोरो कर सकते हो। मतलब किसी भी पर्सन से आप 2 रुपया ले सकते हो, या 1 रुपया ले सकते हो, या 0 ले सकते हो, या 3 ले सकते हो। ऐसा कुछ है कि आप 2 से ज्यादा नहीं ले सकते हो। ठीक है, और देने के कुछ भी आप दे सकते हो, मतलब मैक्सिमम 2 बोरो करना है। मतलब कुछ से लेना और कुछ को देना है, नेट आपके पास कुछ बचना नहीं चाहिए। तो हाउ मेनी वेज यू कैन डू, हाउ मेनी वेज यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स among 3 persons by taking at most 2 units from any one of them such that you retain nothing at the end of distribution। तो ये 28 तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ, ए पार्ट हो गया। ए पार्ट सबको समझ में आ गया? क्लियर है ना? Yes, sir. अब बी का आंसर करो।
बी में बोला गया x1 प्लस x2 प्लस ट्वाइस x3 इक्वल टू 20। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट 20 कॉइन्स टू 3 beggars when the beggar 3 says that he will receive या he will accept only even number of coins। क्योंकि जब सारे बेगर्स बोलते थे कि हमें इवन नंबर चाहिए तो मैनेज हो गया, जब सारे बेगर्स बोल रहे थे कि हमें ऑड नंबर चाहिए तो उसका भी तरीका था, एक एक दे करके फिर इवन मल्टीपल्स में 2 के मल्टीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एक मेंबर बोलता है कि उसे इवन चाहिए, तब कैसे करेंगे? हाउ डू यू वर्क आउट द बी पार्ट? सर एक तो केस वर्क सीरीज आ जाएगी। मतलब क्या बोला? सही सोच रहे हो, बोलो। सर कि भाई अगर x3 0 हो, और ऐसे ऐसे करते करते x3 10 तक हो, तो वहां से केस वर्क करके एक सीरीज आ जाती है, सम ऑफ सीरीज। तो इन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि x3 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x3 की वैल्यू अगर मैं k देता हूं तो k कैन टेक वैल्यू 0 1 2, मैक्सिमम k की वैल्यू हो सकती है 10, क्योंकि 20 से ज्यादा कॉइन है नहीं आपके पास में। तो अगर x3 k है, इफ x3 इज k, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2k। समझ रहे हो ना? इससे क्या हो गया? अब इसको आप रीड कैसे करेंगे? आप रीड करेंगे कि 20 माइनस 2k नंबर ऑफ बॉल्स आर कॉइन्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 beggars। हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे? 20 minus 2k, number of ways of arranging 20 minus 2k identical objects, and how many separators? One separator. So it is actually 21 minus 2k c1, और इसमें सिग्मा क्या होगा? क्योंकि k की वैल्यू मैं वेरी कर सकता हूँ ना, तो k वेरीज 0 to 10। तो इससे आपके पास जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, जरा बताओ। k 0 होगा तो 21 c1, k की वैल्यू 1 दोगे तो क्या आएगा? k 1 19 C1, 19 c1, k 2 17 c1, 15 c1, ऐसे आएगा ना। एंड लास्ट में 3 c1 एंड 1 c1। व्हाट इज दिस एक्चुअली? sum of odd numbers। इट इज सिग्मा 21 माइनस 2k ही बोल दो सीधे, क्योंकि NC1 इज n। तो ये सम ऑफ ऑड नंबर्स है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 21। ये कितनी ऑड नंबर्स हैं? 11। तो समेशन ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 11 into 11 plus 1 by 2, अरे नहीं यार, 11 स्क्वायर होगा। 11 square, 121 हो जाएगा। तो 11 स्क्वायर दैट इज 121। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब जरा देखो, इसका मतलब ये है कि अगर 3 के बजाय 4 बेगर्स होते, है ना, 4 बेगर्स होते और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो कैसे करते? तो भी हो जाता ना, कि 4 बेगर्स हैं, उसमें से कोई एक इवन नंबर में चाहता है। हो तो जाता, लेकिन वो सम मुश्किल से आता। हाँ, अगर मतलब 3 के बजाय 4 बेगर्स होते और डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो क्या होता? ऐसा कुछ होता, मैं करके दिखा रहा हूँ। अगला पार्ट पे चलो। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में 3 के बजाय 4 बेगर्स होते, ऐसा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू 20। तब आप क्या करते? 20 माइनस 2k, और 3 पार्ट करना होता उसको, इसको लेकर के, तो 3 के लिए 2 सेपरेटर प्लस 2 c2 एंड सिग्मा k वेरीज 0 to 10, ऐसा करना होता। तो ये बेसिकली आता है 22
minus 2k C2 and k varies 0 to 10. तो ऐसा कुछ आता है 22 C2 plus 20 C2 plus 18 C2 एंड सो ऑन, ये सीरीज आती है ऐसे। तो आंसर इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफाई करने का तरीका भी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वाड्रेटिक बनेगा, उस पर सिग्मा लगेगा और फिर अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। चलिए जरा अगला पार्ट पे जाइए, सी पार्ट आंसर करिए, पार्ट सी पार्ट का आंसर करिए। 22C2 into 12C2। तो इसमें दो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 20 और दूसरा x4 प्लस x5 प्लस x6 इक्वल टू 10। जो फर्स्ट सेट का सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट होंगे ना, x1 x2 x3 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। और इसका सोल्यूशंस कैसे आएंगे, x4 x5 x6 सेटिस्फाइंग सेकेंड इक्वेशन। बीच में क्या होगा, एंड, क्योंकि पेयर ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो इसका और इसका। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, बोलो किस तरह का होगा, इज एन ऑर्डर्ड 6 टपल होगा ना, x1 x2 x3 ये फर्स्ट सेट के आंसर आएंगे और x4 x5 x6 सेकेंड का। तो ये 6 नंबर्स का ऑर्डर सेट है, ये फर्स्ट 3 पहले इक्वेशन के सोल्यूशन है, ये दूसरे के। ऐसा एक सेट एक सोल्यूशन बोला जाएगा इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट x1 x2 x3 सेटिस्फाइंग फर्स्ट इक्वेशन इनटू एंड है ना, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट x4 x5 x6 सेटिस्फाइंग सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है बोलो, 20 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, होल नंबर सोल्यूशन चाहिए, बोलो दो सेपरेट 22C2 एंड सेकेंड इक्वेशन 10 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 12C2। तो दिस इज द आंसर, खत्म बात होगी। लेकिन ध्यान देना, जब ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस हों तो उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि एंड है, बट वो तभी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे जब ये वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो। जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 है, अगर इसका कोई वेरिएबल इसमें भी इन्वॉल्व है तब नहीं कर सकते, तब आप पहले दो इंडिपेंडेंट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि इसके हर एक सोल्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कंट्रोल होने लगेगा, तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट होगा तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर देंगे, डिपेंडेंट होगा तो नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे उस तरह से, क्योंकि इसके किसी एक केस के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका कोई स्पेसिफिक केस होगा, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सी पार्ट हो गया। सी पार्ट कोई दिक्कत तो नहीं, सबको क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर। डी का आंसर बोलो, डी का। डी में सर 6C1 into 12C2। डी पार्ट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इक्वेशन एंड अर्लियर वन? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है, बट apparently they are dependent but can be made independent. How? x1 plus x2 equal to 5 है, ये सेकेंड इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन से x1 plus x2 की वैल्यू फर्स्ट में डाल सकते हैं, है ना। जब इसकी सम 5 होगा तो इन दोनों का सम की जगह 5 हो जाएगा। x1 x2 इंडिपेंडेंटली वैल्यू नहीं टेकअप कर सकते, x1 plus x2 की वैल्यू, x1 x2 ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें इन दोनों का सम हमेशा क्या रहे, 5 रहे। अगर इंडिपेंडेंटली इसके बारे में सोचो तो अगर ये समेशन 15 है तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों जीरो हो और ये समेशन क्या हो जाए 15, बट वो अलाउड नहीं है क्योंकि x1 plus x2 5 बोला गया। तो हम इसके ये वाली वैल्यू कंडीशन यहाँ इंपोज कर देंगे, तो यहाँ पर 5 रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा, x3 plus x4 plus x5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो नाउ इट ब्रेक्स इनटू टू इक्वेशन,
first x3 x4 x5 summed up to become 10 and x1 plus x2 is 5. now number of solutions क्या होंगे? इसके number of solution क्या आएंगे? 10 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 सेपरेटर लगाएंगे 12c2, और 5 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 सेपरेटर लगाएंगे तो 6c1. 5 ऑब्जेक्ट है, 1 सेपरेटर लगाया 6c1 एंड है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड 5 tuples x1, x2, x3, x4, x5 satisfying the pair of above two equations, pair of equation is equal to क्या आएगा? 12c2 into 6c1. 12c2 का मतलब होता है 36, नहीं 66, और 6c1 मतलब 6, तो टोटल आंसर क्या आएगा? 396 solutions. I hope all clear. Yes, sir. तो ऐसे लीनियर इक्वेशन में वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं. नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन फॉर दिस सेट ऑफ इक्वेशन. Find the number of non-negative integer solution for the equation नहीं, rather inequality x1 plus x2 plus x3 less than equal to 20. अब पहली बात तो ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है. इसको अगर आप चाहे तो इक्वेशंस में ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला सेट ऑफ इक्वेशंस में ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप सेट ऑफ इक्वेशन में ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे? इट इज x1 plus x2 plus x3 equal to k where K varies 0 to 20. where k can take values 0, 1, 2 up to 20. तो इस तरह से सोचेंगे तो k नंबर ऑफ क्वाइंस को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, होल नंबर्स में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. तो आप बोलेंगे k नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और 2 सेपरेटर हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे? इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएगा? जल्दी बोलो. k plus K plus 2c2. k plus 2c2 and therefore total number of solutions क्या आएगा? total number of solutions of inequality, Add कर तो सिग्मा k plus 2c2 where k की वैल्यू होगी कहां से कहां तक? 0 से 20 तक. तो ये एक सीरीज आएगी. कैसी सीरीज आएगी बोलो? 2c2 plus 3c2 plus 4c2. Can you identify this series? 20c2 plus 21c2 plus 22c2. ऐसी सीरीज आपने पहले करी है क्या? यस सर, वो डायगोनल वाली इसमें ऐड कर देते हैं, फिर वो ब्रेक होनी शुरू हो जाती है. पास्कल रूल वाली, पास्कल रूल. 2c2 को क्या लिख दो? 3c3 और इसको 3c3 23c3 आएगा ना इसका. हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों मिलके आएगा 4c3, फिर 4c3 प्लस 4c2, 5c3, 6c3, 7c3, ऐसे होते होते लास्ट में क्या आएगा? क्लब होकर के 22 plus 1 23c3. इसका तो आपने सीधा एंड में बता दिया था ना, n+1 और r+1 करना है. हाँ, तो आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो. एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, बट इसका एक और वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है. आप अगर थोड़ा सा उसको ठीक से इंटरप्रेट कर सको तो जरा इसको ऐसे मत सोचो, ऐसे ब्रेकिंग इनटू इक्वेशन में मत सोचो, इसको लॉजिकली समझो क्या बोला जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से जाओ तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 or less number of coins.
to 3 beggars. यही है ना? बोलो. What do you mean by 20? yes, sir. What do you mean by 20 or less number of coin? जब इक्वल टू 20 बोलते हैं मतलब आपके पेरेंट्स ने 20 रुपीज आपको दे दिए, 1 रुपये की 20 कॉइन दे दी, बोला कि मंदिर जाओ और भिखारियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो वहां पर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन हो था कि 20 नंबर ऑफ कॉइन सारी के सारी आपको डोनेट करके आनी है. अब यहां पर क्या है, 20 और लेस नंबर ऑफ कॉइन, मतलब आपको बोला गया कि 20 रुपया या इससे कम डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको. मतलब कि आप कुछ कॉइन अपने पास रिटेन कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So you will donate certain number of coin and you will retain certain number of coin. That retained coin by you can be 0, can be 1, can be 2, can be 3, can be 4. और ये भी हो सकता है कि आप सारी की सारी 20 बचा गए, आपने एक भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया. तो जब ये सिचुएशन है तो बिकॉज यू आर रिटेनिंग सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन विद यू, so you are also a beggar, isn't it? 3 बेगर तो थे ही, एक बेगर आप हो गए क्योंकि आप भी तो अपनी पॉकेट में कुछ बचा के रख रहे हैं. तो आप अपनी जगह पर एक बेगर इंट्रोड्यूस कर दो, जिसको बोलते हैं इंट्रोड्यूसिंग डमी वेरिएबल. क्या बोलते हैं? इंट्रोड्यूसिंग अ डमी वेरिएबल. डमी आप अपने लिए, कि आपने मान लिया कि कुछ कॉइन आपने डिस्ट्रीब्यूट करी तीनों में और कुछ आपने बचा ली. मान लो x4 बचा ली, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई. और मान लो x4 नंबर ऑफ कॉइन आपने बचा ली. तो ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और जो आपने रिटेन किया उसका सम हमेशा क्या होगा? 20. वेयर x4 क्या है? तो x4 इज a variable which is integer, rather whole number, and it takes value from 0 to 20. Is it so? Hello? Isn't it? Yes, sir. तो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो और जो आपने अपने पास रिटेन कर लिया है ना, वो इन दोनों का सम हमेशा 20 होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा कॉइन है नहीं आपके पास में. तो अब ये जो इनइक्वालिटी थी वो बन गया इक्वेशन. अब इक्वेशन में अब क्या हो गया, 20 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने सेपरेटर लगाएंगे? 3. हाँ, 20 कॉइन्स हो गई और 3 सेपरेटर हो गए. कितना वे से होगा? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 23c3, 23 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल. तो आंसर आया 23c3. तो यहाँ पर हमें ये सीरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही स्टेप में आपने कंक्लूड कर दिया. आई होप सिमिलरली यू कैन आंसर थर्ड पार्ट, राइट? बी पार्ट का आंसर भी आ गया वर्बली. क्या करेंगे बी पार्ट में? n+3c3. हाँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस रिटेन्ड x4 इज इक्वल टू n कर देंगे. तो आंसर आएगा n प्लस 3c3 वेज. तो ये हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट या उसके एप्लीकेशन इन लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर इंटीजर सॉल्यूशंस, ये कैसे करते हैं वो मैंने थोड़ा सा देखा. ठीक है, क्लियर है बात? आई होप यू आर कंफर्टेबल नाउ, क्योंकि इसके बहुत सारे वैरायटी में प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, तो इस पर आपको अच्छा खासा कंफर्ट जोन होना चाहिए. तो कैन आई आस्क यू समथिंग? थोड़ा आपको टेस्ट कर सकते हैं इस पे? Yes. आंसर बताओ. अरे आंसर बताओ, क्या आंसर दिया हुआ, जस्टिफाई करो यार. आंसर तो डिस्प्ले हो रहा है. चलो मैं हटा देता हूँ आंसर. बोले नंबर ऑफ वेज इन विच 2 एप्पल्स 3 ऑरेंजेस 4 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन R, S and G 3 kids. Each can receive none, one or more number of fruits, assuming that the fruits of one kind are identical. आपके पास 2 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 3 आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 4 आइडेंटिकल मैंगोज हैं, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना, आपको कुछ रिटेन नहीं करना. हाँ यक्ष बोलो. हाँ यक्ष बोलो, अनम्यूट करके बोलो. है ये तो भाग ही गया.
सर 2 एप्पल्स 3 बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? वो एक को 0 मिल जाएंगे ना? तो जीरो तो आप दोनों दोनों एप्पल एक को दे सकते हैं और बाकी दोनों को 0 0 दे सकते हो, वो तो है ही। होल नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? यस सर, ठीक है। नहीं नहीं साकेत, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। हाँ यक्ष, तुम कुछ पूछ रहे थे? यक्ष, तुमने रेज हैंड का ऑप्शन यूज किया था बेटा, कुछ पूछना नहीं? ओके जी। आपके पास 3 टास्क है, यहाँ पर 3 टास्क है। मतलब ऐसा है कि 2 एप्पल्स हैं, 2 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, और उनको आपने मान लो 2 ए है, 2 सॉरी देयर आर 2 ए, और इसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 सेपरेटर लगाने पड़ेंगे। ये क्या है? इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग टू एप्पल्स टू RSG। तो ये आ जाएगा 4C2। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूट तो आपको ऑरेंजेस भी करने, 3 ऑरेंजेस टू RSG, वही 3 बच्चों में। ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज, ओ 3 ऑरेंजेस हैं और 2 सेपरेटर लगाने पड़ेंगे, तो 5C2। ऐसे नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 4 मैंगोज टू सेम 3 चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ वेज 4 मैंगो हैं आइडेंटिकल, 4 M है और 2 सेपरेटर लगाएंगे, 6C2। एंड ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगी कि ऐड होंगी? तो एप्पल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एंड ऑरेंजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं एंड मैं चॉइस नहीं है कि आप किसी को करो और कुछ को ना करो, तो एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो देयरफॉर नंबर सर ऑफ 4 टोटल से 3 नहीं होएगा? 3 क्यों? ये ये इनमें 3 नहीं होएगा, 3 प्लेसेस है, वो एक खाली है, लेकिन उसको भी तो आप यूज कर ही सकते हैं। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। अगर 3 में जैसे ऐसे, अगर मान लो ऐसे समझो कि 4 M है और इसके 3 पार्ट करने हैं, तो कितने सेपरेटर लगाएंगे आप? 2 लगाएंगे। 2 लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कितने हुए? अब इन्हीं का अरेंजमेंट 3 होगा हो ना, गए। इनका यस सर, अरेंजमेंट हाँ हुआ ना, तो ठीक है। अरेंजमेंट में कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 6 हो गए। यस सर। 6 में 4 आइडेंटिकल हैं, 2 आइडेंटिकल हैं, तो क्या लिखोगे आप? 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ? अरे 6C2। 6C2 बोलते हैं। यस तो सर, ठीक है। 4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तब जाके 3 आएगा। 4% में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 आएगा, बट 3 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 में करेंगे तो ठीक है 1 ठीक आएगा। है। नंबर ऑफ टोटल वेज क्या आ गए बोलो? 4C2 इंटू 5C2 इंटू 6C2। 4C2 मतलब 6, 5C2 मतलब 10, 6C2 मतलब होता है 15। तो ये बेसिकली आ गया 900 वेज। ठीक है जी, हैंडल हो जा रहा है आराम से। अब एक इसका बड़ा ही विविड, बड़ा ही डिफरेंट एप्लीकेशन है, डिफरेंट एप्लीकेशन। याद करो मैंने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किस लिए किया था? हम लोग डिवाइजर का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, फिर डिवाइजर में एक पढ़ा कि किसी नंबर को 2 फैक्टर में ब्रेक करने के वेज। फिर हमने बोला कि 2 नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर है x इंटू वाई इक्वल टू 72 है, तो इसके कितने पॉसिबल इंटीजर सोल्यूशन होते हैं, कितने नेचुरल सोल्यूशन होते हैं। फिर वहीं पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर 2 के बजाय 3 नंबर का प्रोडक्ट किसी नंबर के इक्वल है या 4 नंबर का प्रोडक्ट किसी एक नंबर के इक्वल है, देन हाउ डू यू डील विद द प्रॉब्लम। वहां से हम ये प्रॉब्लम पर आए थे कि
वहां पर चैलेंज ये है, इसके लिए ये चाहिए और इसके लिए ये एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई, फिर उसको हमने रिजॉल्व किया, सोल्यूशन निकालने का मेथड निकाल दिया। अब जरा उसी एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप देखो कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन क्या है, सिंपल देखो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट सेज फाइंड द इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इंटीजर सॉल्यूशन, रादर मैं बोलूंगा कि इंटीजर छोड़ो, पहले आप नेचुरल सॉल्यूशन बताओ। इस इक्वेशन के कितने नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस हैं? पहले आप ये बताओ कि x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 72 है, वेयर एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने सॉल्यूशन होंगे? What did you do? एक्सप्लेन करो। सर नहीं, वो कॉन्सेप्ट्स आ गए, फैक्टराइजेशन में शायद गड़बड़ हो गई थी। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं सर, पहले मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। 72 को, यस सर। हाँ, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर कर लिया, राइट। अब सर जैसे वो पिछले वाला क्वेश्चन था एप्पल और ऑरेंजेस वाला, तो उसके हाँ जैसे 2 तो हमारे एप्पल हो गए और 3 हमारे ऑरेंजेस हो गए, और फिर हाँ, वो तो ये 3 ऑरेंजेस को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है और 2 एप्पल्स को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना? यस तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्री आइडेंटिकल टू into 3 and 2 identical 3 into 3, 3 पर्सन्स में। तो ऑब्वियस ये बात है कि दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, 3 2 है, 2 2 2 और 2 सेपरेटर लगा देंगे, इनटू 2 3 है, 3 एंड 3 और 2 सेपरेटर लगा देंगे। तो परम्यूटेशन कर दो, इसका आएगा 5c2 into 4c2 and therefore it is equal to 5c2 मतलब 10 और 4c2 मतलब 6, तो आंसर है 60 ways, 60 नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस होंगे। अब ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही? मतलब समझो, आगे देखो, सर। मतलब ये, और ये डिस्ट्रीब्यूशन होल नंबर में है, मतलब आपके पास चॉइस है कि किसी को आपने एक भी 2 नहीं दिया। अब किसी को एक भी 2 नहीं दिया मतलब उसको 2 की पावर 0 मिला, 2 की पावर 0 मतलब 1 है ना। अब मान लो इसको मिला 2, एक भी नहीं मिला x को, और 3 एक मिल गया, तो इसको मिलेगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसा इस तरह से आप ट्रीट कर रहे थे। एक तो ये वे है अप्रोच, इसको अप्रोच करने का। दूसरा, अगर इसको और इलैबोरेट, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या चल रहा है, तो एक और इलैबोरेशन ऐसे हो सकता है कि x क्या है, तो लेट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा, एंड y इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा 1 बीटा 1, 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर बीटा 2, एंड z इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा 3 इंटू 3 की पावर बीटा 3, एंड देयरफॉर x इंटू वाई इंटू जेड क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 की पावर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू 3 की पावर बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3। और इसको आपने कंपेयर कर दिया किससे, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर से। तो यहाँ से अपने आप मैथमेटिकली देखो तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू 3 एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 2, एंड है, एंड ये दो लीनियर इक्वेशन बन गए। अब कोई बोलेगा कितने सोल्यूशन है, जितने इस सेट ऑफ, इस पेयर ऑफ इक्वेशन के जितने सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन हो गए पेयर ऑफ इक्वेशन के, 3 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5c2 इंटू 4c2, तो वही आंसर आ जाएगा 10 इंटू 6 दैट इज 60।
अच्छा, ये 60 नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस आए है ना, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, तब क्या होगा बोलो? राइस हो जाएगा। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस। जब हम इंटीजर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक नेचुरल सॉल्यूशन से x इंटू वाई इंटू जेड, अगर मतलब x कॉमा वाई कॉमा जेड अगर इसका सॉल्यूशन है, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो माइनस एक्स माइनस वाई इंटू जेड ये भी सॉल्यूशन आएगा, और माइनस एक्स वाई इन माइनस जेड ये भी सॉल्यूशन आएगा, और x इंटू माइनस वाई माइनस जेड ये भी सॉल्यूशन आएगा। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। दो एक कोई सेट ऑफ सॉल्यूशन ले लो और उसी ऑर्डर ट्रिपलेट में दो के साथ माइनस साइन लगा दो, तो ऐसा तीन तरीके से कर सकते हैं। x को पॉजिटिव रखो, y z को नेगेटिव करो, y को पॉजिटिव, x z को नेगेटिव, z को पॉजिटिव, x y को नेगेटिव। तो एक सॉल्यूशन से चार इंटीजर सॉल्यूशन बनेंगे, एक नेचुरल सॉल्यूशन से चार इंटीजर सॉल्यूशन। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन क्या होंगे? ये x, y, z एक सिंगल इंटीजर सॉल्यूशन से ये चार बन गए, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन हो जाएंगे कितने? 60 इंटू 4, 250 240 इंटीजर सॉल्यूशंस। I hope it is easily interpretable, right? यस सर। यस सर। अगर ये बात समझ में आ गई तो बी पार्ट का आंसर मुझे बता दो बिना मेरे कोई भी इंटरवेंशन के, तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलो बी का आंसर जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इंटीजर वाले क्या फिर? इंटीजर वाले बताना है अब तो मतलब पहले नेचुरल वाले ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले नेचुरल वाले कैलकुलेट करो फिर इंटीजर वाले प्रेडिक्ट करो, क्योंकि बिना नेचुरल वाले कैलकुलेट किए आप इंटीजर वाले डायरेक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ये बंदा बहादुर ये इस कौन सा टाइम में एंट्री मार रहा है भाई? ख्वाहिश सर हाँ बोलो मेहुल। यार आज की क्लास के बाद तो सर सब कर सकते हैं ना, मतलब हाँ 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 असाइनमेंट बिल्कुल टेबल वगैरह सब। बिल्कुल, आज की क्लास के बाद कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आज की क्लास हम लोग खत्म कर दें। यार अभी कितना टाइम है अपने पास में? सर बस इसके बाद सर आप नया ही करा दो क्योंकि 40 मिनट्स ही बचे हैं फिर। सही बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। सर एक थोड़ा 4-5 दिन बाद से डाउट क्लास रखना जब सब कुछ हो जाएगा सर, उसके बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अभी आपको आप लोगों को हम जो है इसके बाद के कवरेज का एक पूरा स्केड्यूल देंगे सैटरडे को, कि किस लेक्चर में क्या होगा पूरे अगले 2 महीने का। लेक्चर वाइज? हम्म। ठीक है। हाँ 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 श्योर। सिलेबस तो तुम्हारा जैन के पहले ही हो जाएगा बेटा, जैन एंड तक तो आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें जैन एंड क्या, सेकेंड वीक ऑफ जैन से हम लोग +2 का कुछ जो टॉपिक हम +2 में कवर करते हैं डिटेल में वो स्टार्ट कर लेंगे, लाइक
फंक्शंस का +2 वाला पार्ट, तो लिमिट्स करा देना। लिमिट्स का पूरा पार्ट, हाँ हाँ डेफिनेटली, लिमिट्स का +2 वाला पार्ट, +1 वाले के साथ साथ प्रोबेबिलिटी का और डिफरेंशिएशन का +1 +2 वाला कंप्लीट पार्ट। तो ये हम लोग 10 जनवरी के आसपास स्टार्ट कर लेंगे और जनवरी एंड तक या हम लोग वो पोर्शन कर लेंगे, मतलब +1 वाला तो जनवरी के पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, बिल्कुल कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन अगर करना होगा ना, तो जो सक्सेस, अभी हम लोग बैच को बाइफरकेट कर रहे हैं, आपको जितेंद्र सर ने बताया होगा कि पिनाकल बैच को में कुछ लोग एंट्री मारेंगे, कुछ लोग जो है वो जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, हो सकता है उनको सक्सेस बैच में जाना पड़े। सुपर बैच नाम करके बोल रहे हैं जितेंद्र सर। हाँ तो 12th का। हाँ तो सक्सेस बैच में जिनको भी एक ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है या कुछ भी चैप्टर का रिवीजन करना है, वो सक्सेस बैच में होगा रिवीजन, उसमें कर सकते हैं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप कह रहे थे दोबारा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पुराना वाला पार्ट है, जितना मैंने पहले कराया था, उस पर थोड़े से क्वेश्चन करके और फिर हम लोग ज्योमेट्री वाला पार्ट करेंगे, यस सर, है ना? यस सर, आपने कहा था। हाँ, तो पुराने वाले पार्ट में अगर कहीं पर कोई ट्रबल होगा तो आप मुझे बता देना, तो उसको थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज कर देंगे। ओके सर। अब देखते हैं बेटा, 11th का पूरा रिवीजन होता है आपका, कुछ रिवीजन तो टेस्ट के थ्रू हो जाएगा और कुछ जो है जो लगेगा कि क्लास में करवाना है, रिवाइज करना, तो रिवाइज हो जाएगा 11th नहीं में। सर, मतलब वन शॉट वगैरह करवाओगे कभी? वन शॉट मतलब क्या? मतलब एक चैप्टर एक दिन में, एक हाँ, बारी में। वो तो एक्चुअली क्या होता है ना, वो तो क्वेश्चंस के थ्रू होता है, समझ रहे हो ना? तो वो जनवरी के बाद करेंगे, सक्सेस बैच 12th से पहले? नहीं, 12th से पहले, हाँ 12th से पहले, वही मैं बोल रहा हूँ कि जनवरी के बाद फरवरी में 20 एक दिन, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक एक दिन में या एक एक लेक्चर में या दो लेक्चर में हम लोग पूरा टॉपिक पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें फार्मूले फटाफट ब्रीफली फार्मूले रिवाइज करना, डेरिवेशन नहीं होंगे, फार्मूले रिकॉल करना यस सर, और मान लो कोई टॉपिक नहीं आता तो वो समझा भी दोगे? हाँ 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 बिल्कुल जी। वही हो गया सर, मतलब मान लो आपने 2 दिन ले लिया, उसमें कोई एक जैसे ट्रिग्नोमेट्री है वो 2-3 दिन में पूरा करा दिया। हम्म। चलो भाई फटाफट बताओ, इसका आंसर का पहले कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। आ गया। हो गया? यस सर। क्या आया, क्या किया बोलो? सर पहले तो मैथ नेचुरल सोल्यूशन कितने आ गए थे? 5c3 into 5c3 into 4c3। तो 180 का फैक्टराइजेशन किया, तो 180 का फैक्टराइजेशन आ गया तुम्हारा 2 into 3 स्क्वायर into 2 into 5, तो 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 5, यही था ना? अब दो आइडेंटिकल 2 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 2 है और 3 सेपरेटर है, तो 5c2। दो आइडेंटिकल 3 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वही 5c2, एंड सिंगल 5 को 4 में करना है, तो 5 वेज है, isn't it? 5c1, hello, is that clear? तो नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 into 10 into 5, कितने आ गए? 10 into 10 into 5 कितने हो गए? 500। सर ये लास्ट में क्या करा 5c1 में पर 5c1 हुआ कि 4c1 हुआ? एक मिनट देखने दो। 4c1 होगा। 4c1 एक है और 3 सेपरेटर है, तो 4c1, तो ये आ गया 400 नेचुरल सोल्यूशन हो गए, एंड फॉर ईच नेचुरल सोल्यूशन x1 x2 x3 x4 where xi belongs to natural number, we get how many negative solutions? तो दो इसमें से इवन नंबर ऑफ नेगेटिव होंगे, तो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, तो चारों नेगेटिव होंगे तो भी सोल्यूशन आ जाएगा। तो एक तो ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें चारों नेगेटिव हो गए,
और एक ऐसा होगा जिसमें 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हो। अब 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव के कितने अरेंजमेंट बनेंगे? इन्हीं 4 नंबर के साथ में 2 के साथ नेगेटिव साइन असाइन करना है और 2 के साथ पॉजिटिव प्रीफिक्स करना है। कितने वैसे कर सकते हैं? एज मेनी वेज यू कैन अरेंज 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव एट 4 प्लेसेस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 वेज। इफ यू विश आई कैन शो यू। जैसे कि ये 2 पॉजिटिव हो गए, ये 2 नेगेटिव हो गए, या ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो गए, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये दोनों नेगेटिव हो गए, ये दोनों पॉजिटिव हो गए। और क्या हो सकता है? और कोई केस हो सकता है इसमें? अल्टरनेटिंग होगी प्लस हाँ? सारे पॉजिटिव नहीं, प्लस ऑल्टरनेट के रह गए। प्लस माइनस ये नहीं हुआ है कहीं पर ना, माइनस प्लस और माइनस प्लस। तो ये टोटल 6 तरीके हो गए ऐसे। तो टोटल एक नेचुरल सोल्यूशन से कितने इंटीजर सोल्यूशन हो रहे हैं? ईच नेचुरल सोल्यूशन, 2। क्या बात कर रहे हैं? 8 ईच नेचुरल सोल्यूशन imparts 7 or 8 इंटीजर सोल्यूशन। 8 सर। 8 समझ रहे हो ना? एक तो ये खुद, एक सारे नेगेटिव और 6 ऐसे वाले, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव वाले, तो 8 1 से 8 है। एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस इज इक्वल टू व्हाट? तो 400 इंटू 8 3200। तो ये हुआ कंप्लीट एप्लीकेशन जो आपने पढ़ा, इंटीजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, सेपरेटर मेथड। एंड डू यू नो हु हैज गिवन that idea of using separator method? बॉल एंड स्टिक मॉडल से जो काउंटिंग का ऑर्डर है, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर जेसी बोस। वो कौन है? ओ माय गॉड, इनको नहीं जानते आप? मैं बोस जानता हूँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से, वो जेसी हाँ, नहीं बोस पता। आइंस्टाइन कंडेंसेट जिन्होंने दिया था वही डॉक्टर जेसी बोस। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट दिया था तो उसमें एक कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। उसके लिए ये आइडिया जो है उन्होंने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए और इंटीजर सॉल्यूशन निकालने का एक बहुत मेजर चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी। उस समय लोग नहीं कर पा रहे थे इसको सॉल्व करने का तरीका, तो उन्होंने इसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट दिया ऐसे, इतना सिंपल तरीके से। और उन्होंने जो पेपर पब्लिश किया वो आइंस्टाइन ने प्रूफ रीड किया, और सिर्फ आइंस्टाइन ने उस पेपर को रीड किया था, इस वजह से इस पूरे प्रोसेस का नाम बोस आइंस्टाइन इक्वेशन बन गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जस्ट इमेजिन करो, सारा काम इनका था, नथिंग आइंस्टाइन क्रेडिट, आइंस्टाइन को कोई क्रेडिट नहीं जाना चाहिए था, बट वही है कि इंडिया वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री देन। बट एनीवे, ये सब तो चलता रहता है। तो जितने भी बड़े ब्रेक थ्रू होते हैं ना, बहुत बेसिक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, बहुत एलिमेंट्री आइडिया को लेके स्टार्ट होते हैं। दे ऑलवेज बिगिन विद वेरी एलिमेंट्री नोशन। एनीवे, अब आ जाते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर। आप लिखेंगे डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट। अब डी अरेंजमेंट वर्ड का मतलब क्या है? डी मतलब क्या होता है और अरेंजमेंट का मतलब, अरेंजमेंट तो आप जानते हो, अरेंजमेंट इज अ परम्यूटेशन, एंड डी अरेंजमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग अ परम्यूटेशन या डिस्टर्बिंग अ परम्यूटेशन। तो अरे करना, अरेंज करना, डी अरेंज करना मतलब उसको डिस्टर्ब करना, बिगाड़ना, सजाना और खराब करना, ऐसा मान सकते हो। तो whenever I will be talking about de-arrangement, there I will be actually definitely talking about arrangement only, क्योंकि de-arrangement भी एक तरह का अरेंजमेंट है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक
अरेंजमेंट है, तो इसके कितने पॉसिबल डी अरेंजमेंट है? तो आप बोलोगे कि भाई इसको कितने तरीके से आप डिस्टर्ब कर सकते हो इस अरेंजमेंट को, तो आप बोलोगे कि ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी एंड सी बी ए। तो ये अरेंजमेंट है और ये क्या हो गए? ये डी अरेज हो गए, इसके इसी अरेंजमेंट के डी अरे हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So in an arrangement, if at least one object is not occupying its assigned position, then the arrangement is called de-arrangement. So what is the de-arrangement of an arrangement? It is also an arrangement of certain given, it is a permutation of certain given arrangement in which at least one object does not occupy its assigned place. तो ये तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीनों की अपनी एक असाइंड प्लेस है। अब अगर हम इस सेट ऑफ इस परम्यूटेशन के ऑब्जेक्ट को हम रीपरम्यूट करते हैं सच दैट कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो उसको हम डी अरेंजमेंट बोलते हैं। आई होप दिस इज अ डी अरेंजमेंट, 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 दिस इज डी अरेंजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलते जाओ यार, हाँ या ना? यस। इसमें से वो डी अरेंजमेंट बताओ जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है। आउट ऑफ दीज डी अरेंजमेंट्स indicate the one CBA. in which none of them is occupying their assigned place. CBA. CAB CBA. नहीं सर CAB. CBA में तो B आ जाएगा ना? CBA में B अपनी जगह पे, CAB ये वाला, none of them occupying correct place. Agreed? और कोई भी है क्या? ACB BCA ओके। अब ACB में A अपनी जगह पर है, BAC में C अपनी जगह पर है, CBA में B अपनी जगह पर है। तो ये दो ऐसे डी अरेंजमेंट है जिसमें नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइंग इट्स असाइंड प्लेस। तो डी अरेंजमेंट क्या है ये समझो। फिर डी अरेंजमेंट में क्या क्या, अगर मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट in which at least one object occupies its correct place, at least one object is correctly placed. कितने ऐसे डी अरेंजमेंट हैं इसके, इसी के कॉन्टेक्स्ट में सारा डिस्कशन हो रहा है, जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह पर है। तो भाई दो हैं जिसमें कोई भी सही जगह पर नहीं, इसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे हैं, है ना? तो कितने आ गए? कितने ऐसे? 4 या 3? 3। और अगर ऐसे बोलें कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज राइटली प्लेस्ड, तब क्या हो जाएगा? तब 4 हो जाएंगे। तब इसमें अरेंजमेंट में तो ये भी आ जाएगा ना, ये और ये और ये और ये चारों है जिसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सही जगह पर है। तो डी अरे मतलब ये, और अरेंजमेंट में तो सारे आ जाएंगे, वो जो गिवन परमुटेशन है वो भी उसका पार्ट हो जाएगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन है कि जब मैं डी अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या समझ क्या है उसकी, पहले ये समझो। अब इसी को हम लोग फार्मुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि 3 के लिए तो आपने मैन्युअली करके देख लिया, बट 3 के बजाय अगर 30 ऑब्जेक्ट हो, 300 ऑब्जेक्ट हो, देन हाउ डू यू आर गोइंग टू डील विद, राइट? जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 एनवेलप्स हैं और 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स आपने लिखे, 5 लेटर्स आर रिटन and there are 5 corresponding addressed envelope, and if you have to post those letters through those envelopes, then how many different ways you can post it so that no letter reaches to right place? Yeah, at least one letter reaches to right place, yeah, at least 2,
या एग्जैक्टली 2 लेटर्स रीच टू द राइट डेस्टिनेशन। अब ऐसी प्रॉब्लम अगर पूछी जाए तो हाउ डू यू डील विद दोस प्रॉब्लम्स? ठीक है, तो लेट्स वर्क इट आउट। अब डी अरेंजमेंट को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, फटाफट लिखते जाइए। अभी तक आपने समझा, अब नोट करो। पहला, डी अरेंजमेंट ऑफ अ गिवन n परम्यूटेशन। n परम्यूटेशन मतलब परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट। तो ये एक परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट है, p1 p2 p3 pn। इस n परम्यूटेशन के डी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो देन इट इज एन अरेंजमेंट इन विच एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट डज नॉट ऑक्यूपाई इट्स असाइंड पोजीशन। आई होप यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, 3 के लिए बोली थी, अब n के लिए बोल रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, इज इट पॉसिबल दैट, यहां पर बोला गया एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट डज नॉट ऑक्यूपाई इट्स असाइंड प्लेस, मतलब कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है। क्या यह पॉसिबल है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं है? क्या यह पॉसिबल है कि आप किसी अरेंजमेंट का डी अरेंजमेंट बनाओ जिसमें एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट इज रॉन्गली नहीं प्लेस्ड? सर, नो सर, वो किसी it is और not के दूसरा साथ भी हो चेंज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से हटाओगे तो किसी दूसरे की जगह पर रखोगे, तो उसको भी तो अपनी जगह छोड़ करके इसकी जगह पे आना पड़ेगा। तो जब भी डी अरेंजमेंट होगा तो कम से कम दो में होएगा। कम से कम 2 ऑब्जेक्ट डी अरेंज में। होंगे। हाँ, ये ध्यान रखना। बोला जाएगा एटलीस्ट 1, बट आपके दिमाग में होना चाहिए एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 डी अरेंज होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप आंसर देंगे। टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट इज n फैक्टोरियल -1, इज इट ट्रू? Total number of D arrangement is n factorial -1. Yes, sir. Because D arrangement is also a permutation. So how many permutations of these n object are possible? N factorial. And out of those n factorial, अरेंजमेंट होगी सर। हाँ, Is completely arranged. एक तो सही अरेंजमेंट है और तो बचे हुए जितने भी हैं वो क्या है? डी अरेंजमेंट। अरेंज्ड। तो टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अब आती है बात केस 1। How do we find the number of D arrangement when at least one object is correctly placed? क्या बोला मैंने? To find the number of D arrangement when at least one object is rightly placed. उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। कम से कम एक ऑब्जेक्ट सही जगह पर है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो हम, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ऐसा करो कि एक ऑब्जेक्ट को सही जगह पे डाल दो और बचे हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर लो, शफल कर दो। तो आप बोलोगे n-1 फैक्टोरियल, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यस सर। बट इसमें मैं पूछूंगा कि इसमें आप ये बताओ कि किसको आपने सही जगह पर डाला? n उसमें और आएंगे जो n नंबर्स डालेंगे। तो आपने बोला कि इसके साथ n-c1 कर दोगे, है ना? n में से एक Yes, सेलेक्ट sir. करो, उसको सही जगह पे डालो, बाकी को घुमाते रहो। नहीं घुमाते सर, रहो, करने घुमाते में रहो। वो वापस भी तो अपनी सेम जगह पे आ सकते हैं। अब हाँ, जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप देखो, जब आप n नहीं मल्टीप्लाई करोगे तब तो होगा कि आपने किसको डाला, p1 को सही जगह पर डाला, वो काउंट कर लिया, बट p2 सही जगह पर है, वो वाला इसमें आया कि नहीं हुआ? आएगा और सब, वो भी आएगा। वो भी आएगा, आप बोल दो, आप बोल रहे हो वो भी आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो केस आएगा क्या जिसमें p1 गलत जगह पर है और p2 सही जगह पर है? नहीं सर, ये वाला नहीं आएगा। ये वाला नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाई p2 को सही जगह डाल करके काउंट करो। ऐसे तब बोलेंगे, तब ऐसे p3 को तो n से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो रेपिटेशन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि जब आपने भाई n-1 फैक्टोरियल वे से किया जब p1 सही जगह पर है, ऐसे n-1 फैक्टोरियल वे से किया जब p2 सही जगह पर है, ऐसे n-1 फैक्टोरियल वे से किया जब p3 सही जगह पर है, एंड सो ऑन। तो टोटल ऐड करके आपने बोला इतना होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई इसमें भी p1 p2 करेक्टली प्लेस वाला केस आएगा, p1 p2 सही जगह पर है, इसमें भी आएगा, p1 p2 सही जगह पर है, वो इसमें भी आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि p1 p2 करेक्टली प्लेस्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें एनफ रेपिटेशन हो रहे हैं,
और जहां कहीं भी ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस रिपीट हो रहे हैं, मल्टीपल काउंटिंग हो रही होती है, वहां पर हमें सबसे सेफ वे क्या होता है, सबसे सेफ अप्रोच होती है कि आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करो। तो इसको काउंटिंग ऐसे नहीं करते हैं जैसे हम लोग सोच रहे हैं करने का। इट इज वेरी टीडियस वे ऑफ डूइंग इट एंड करेक्ट आंसर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है ऐसे। तो हम ऐसे करने जा रहे हैं, ध्यान से समझो उसको। मैंने बोला कि एक सिंबॉलिक नोटेशन पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं। लेट, लिखते जाओ, लेट AI डिनोट्स सेट ऑफ अरेंजमेंट्स। साथ के साथ लिखते जाएंगे, बाद में टाइम नहीं दूंगा मैं लिखने का। सेट ऑफ एरेज in which PI is correctly placed। मतलब ith ऑब्जेक्ट, AI का मतलब ith ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसे जितने भी अरेंजमेंट हैं उसको हम, उसके सेट को हम AI बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली AJ क्या हो गया? AJ का मतलब क्या हुआ बेटा? AJ denotes set of arrangement in which PJ is correctly placed। और इस नोटेशन से AI इंटरसेक्शन AJ क्या हो जाएगा बोलो? It is set of arrangements in which both PI and PJ occupying correct place are rightly placed। अब इस नोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, इस नोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप मुझे बताओ ये नंबर क्या होगी? नंबर ऑफ AI क्या होगा? कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे, कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे जिसमें ith ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह पर है? तो आप बोलोगे कि ith ऑब्जेक्ट अपनी सही जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, PI राइट प्लेस पर है, और बाकी हो भी सकते नहीं हो सकते, बाकियों के बारे में आई डोंट बॉदर। तो आप ith ऑब्जेक्ट को, आप PI को उसकी जगह पे डाल दो, एक ही तरीके से डाल सकते हो। और बचे हुए को अरेंज करने के कितने वेज हैं? n-1 फैक्टोरियल। हेलो, डू यू एग्री? यस सर। अच्छा जी, तो ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई कि n-1 फैक्टोरियल होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ AJ भी क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल, इजंट इट? अब ये बताओ नंबर ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ क्या होगा? n-2। ith को उसकी जगह पर डाल दो, jth को, मतलब PI को ith पोजीशन पे डाल दो, PJ को jth पोजीशन पे डाल दो, और बचे हुए कितने, बचे कितने ऑब्जेक्ट? n-2 को जैसे चाहो वैसे परम्यूट कर दो। अब ये नोटेशन आपको मैंने समझा दिया कि हम इस नोटेशन को यूज करने जा रहे हैं। तो आपको ये नोटेशन समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर, आ गया। ओके जी, तो हमने जो जो बताया कि लेट AI डिनोट द सेट ऑफ अरेंजमेंट व्हेन ith ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज ith प्लेस। सो नंबर ऑफ AI इज n-1 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ A1 इक्वल टू नंबर ऑफ A2 इक्वल टू नंबर ऑफ A3, नंबर ऑफ A4, ये सब n-1 फैक्टोरियल होगा। ऐसे दो दो के इंटरसेक्शन करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज करेक्ट प्लेस। अब ये बताओ कि हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज ऑक्यूपाइंग करेक्ट प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन, या तो एक ऑब्जेक्ट सही जगह पर है, या तो पहला ऑब्जेक्ट सही जगह पर है, या तो दूसरा P2 सही जगह पर है, या P3 सही जगह पर है, एंड सो ऑन, PN सही जगह पर है, AN। एग्रीड और नॉट? आइदर फर्स्ट और सेकंड और हो जाएगा ना? हाँ n-n फैक्टोरियल हो जाएगा ऐसे तो। ऐसा मत बोलो यार, कैसी बात करो, ये इंटरसेक्शन था साहब, ये इंटरसेक्शन है यहाँ पर हाँ union हाँ है। ठीक है। ऐसे मत भटको। अब यहाँ पर लगेगा बेटा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। वो क्या लगेगा? सिंगल सिंगल वाला ऐड होगा, NC1, ना ऐसे मत लिखो, सिग्मा n नंबर ऑफ AI,
माइनस डबल वाला सब्ट्रैक्ट होगा, नंबर ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ, प्लस 3 वाला ऐड होगा, नंबर ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK एंड माइनस, ऐसे होता था ना, याद आया कि नहीं? यस सर। अच्छा ये इसमें कितने टर्म होंगे? नंबर ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ A2 प्लस नंबर ऑफ A3, तो कितने टर्म होंगे इस समेशन वाले नोटेशन में? n-1 n टर्म होंगे, n टर्म। अरे हाँ। नंबर ऑफ A1 प्लस नंबर ऑफ A2 प्लस नंबर ऑफ A3, तो NC1, n में से एक सेलेक्ट term। करो, NC1 टर्म होंगे और हर एक टर्म की वैल्यू क्या होगी? n-1 फैक्टोरियल, है ना? n-1 फैक्टोरियल फॉर NA1, n-1 फैक्टोरियल फॉर NA2, n-1 फैक्टोरियल फॉर NA3 एंड सो ऑन। तो NC1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये पहले समेशन का वैल्यू आया है, मानते हो कि नहीं मानते हो? इसको ऐसे ही बोलते हैं कि n में से एक सेलेक्ट करो, सिंगल सिंगल को ऐड कर रहे हो ना, तो n में से एक सेलेक्ट करो NC1 वे से, उसको, अब इसको मैं अब टेक्निकली बता रहा हूं क्या है। n ऑब्जेक्ट है, एक को सही जगह पे रखना है, तो चूज वन टू बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस, तो n में से एक सेलेक्ट करो, उसको उसकी जगह पे डाल दो, एक ही तरीके से डाल सकते हैं, बचे हुए n-1 को परम्यूट कर लो। तो इतने सारे वेज आ गए, लेकिन इसमें 2-2 वाले डबल काउंट हो गए, 3-3 वाले ट्रिपल काउंट हो गए, 4-4 वाले 4 बार काउंट हो गए, 5-5 वाले 5 बार काउंट हो गए, तो बहुत ह्यूज ओवर काउंटिंग हो रही है। उसी को, क्योंकि 2-2 वाले 2 बार काउंट हुए, एक जैसे A1 इंटरसेक्शन AI इंटरसेक्शन AJ कहां हुआ? AI में भी काउंट हो गया, AJ में भी काउंट हो गया, तो एक बार डिस्काउंट करो। तो अब बताओ 2-2 के कितने पेयर बने होंगे? n है, n में से 2-2 के कितने पेयर बनेंगे? NC2, n/2 हाँ n/2 नहीं, NC2, n में से 2 के जितने ग्रुप बनेंगे, ग्रुप अरेंजमेंट नहीं, क्योंकि P1 P2 और P2 P1 एक ही बात है। तो n में से 2 सेलेक्ट करो NC2 वेज इंटू n-2 फैक्टोरियल, n में से 2 सेलेक्ट करो NC2 वेज, और 2 का इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आया था? n-2 फैक्टोरियल, मतलब 2 चूज करो, उनको सही जगह पे डाल दो, बचे हुए n-2 को रीअरेंजमेंट कर दो, उनको प्रॉपर अरेंज कर दो हर तरीके से, तो n-2 फैक्टोरियल वेज। अब ये वाला, ये जो है, ये इधर में 2-2 बार काउंट हुआ था, इसलिए एक बार डिस्काउंट हुआ, लेकिन अब क्या हुआ देखो, इसकी बात करो, ये 3 वाला जो सेट था ना, ईच सेट ऑफ ईच इंटरसेक्शन ऑफ 3 हैज बीन काउंटेड थ्राइस हियर, 3C 1 टाइम्स यहां पर काउंट हुआ था, और यहां पर 3C 2 टाइम्स डिस्काउंट हो गया, 3C1 माइनस 3C2 0, मतलब ये 2 स्टेप में इंटरसेक्शन ऑफ 3 वाले केसेस काउंट नहीं हुए, इसलिए एक बार प्लस कर रहे हैं। कितने ऐसे सेट बनेंगे बेटा? 3-3 के कितने ग्रुप बनेंगे? NC3, n में से 3 सेलेक्ट करो, उनको उनकी जगह पे डाल दो, और बचे हुए n-3 को जैसे चाहो वैसे अरेंज कर लो, n-3 फैक्टोरियल बेस। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया? NC1 इंटू n-1 फैक्टोरियल माइनस NC2 इंटू n-2 फैक्टोरियल प्लस NC3 इंटू n-3 फैक्टोरियल माइनस NC4 इंटू n-4 फैक्टोरियल, एंड ऐसे चलता रहेगा ये। यस सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा NCR इंटू n-R फैक्टोरियल, वेयर R वेरीज कहां से कहां तक? 1 से लेके n-1, 1 से n मान लो, 1 से n मान लो, कोई बात नहीं, n करोगे तो n-n 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, लास्ट वाला तो 1 हो जाएगा, ठीक है? यस सर। अच्छा, इसमें एक और चीज मिसिंग है, आपने ध्यान नहीं दी, ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है। यस सर। ऑल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ना, तो r की वैल्यू 1 से लेकर के n है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक -1 की पावर r-1 भी होना चाहिए, सो दैट 1 के केस में पॉजिटिव आ जाए, और 2 के केस में नेगेटिव आ जाए, और 3 के केस में फिर से पॉजिटिव आ जाए, है ना? -1 की पावर 3 -1 करेंगे तो इवन पावर होके पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऑड में पॉजिटिव आ जाएगा, इवन में नेगेटिव। ये आ गया, समझ आ रही बात कि नहीं? एक और बात समझने लायक है, जरा ध्यान से देखो, इट इज इक्वल टू, अच्छा जी NCR को क्या बोलते हैं?
कॉम्बिनेशंस। वो तो मुझे भी पता है, एनसीआर को बोलते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? n तो माइनस फिर आर से कट जाएगा। हाँ, तो n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बोलो -1 की पावर r माइनस 1, और r वेरी हो रहा है 1 से लेके n तक, तो क्या है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल आया। अच्छा, r को वेरी करने से n में तो कोई चेंज होगा नहीं, n तो कांस्टेंट है, तो n फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा n फैक्टोरियल टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन, बोलो -1 की पावर r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल, r वेरीज 1 to n। इसी को लिखना चाहो तो ऐसा आएगा n फैक्टोरियल टाइम्स, r की वैल्यू 1 दो तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लास्ट में -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये आ गया कि हाउ मेनी वेज यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन अरेंज n number of things so that at least one of them occupies correct place। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, नंबर ऑफ वेज, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग five different color balls, 5 different color balls into 5 similar color boxes। मेरी बात समझो, क्या बोला जा रहा है कि 5 बॉल्स हैं, रेड कलर की बॉल है, रेड कलर का बॉक्स है, इसी तरह से एक ब्लैक कलर की बॉल है और ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसी तरह से एक ब्लू कलर की बॉल है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ब्लू कलर का बॉक्स है, ऐसे ही ग्रीन कलर की बॉल है और ग्रीन कलर का बॉक्स है, और एग्जैक्टली इसी तरह से एक कोई और कलर ले लो यार, ग्रीन कलर के बजाय कोई भी ले लो, पिंक कलर ले लो, एक पिंक कलर का बॉक्स है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पिंक कलर की एक बॉल भी है। अब समझ गए, 5 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग कलर के बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज देम, हाउ मेनी वेज यू कैन पुट दिस 5 balls into 5 boxes, one in each, such that at least one ball occupies the box of its own color, at least one ball goes to box of its own color। अब आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसमें? वही बात हो गई ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज राइटली प्लेस्ड। तो आप क्या बोलोगे, इट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल टाइम्स 1 upon 1 फैक्टोरियल माइनस 1 upon 2 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 3 फैक्टोरियल माइनस 1 upon 4 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 5 फैक्टोरियल। ये आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा जरा बताओ तो। फाइव फैक्टोरियल 120 माइनस 5 फैक्टोरियल बाई 260 प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 6 तो 20 माइनस 5 प्लस 1 and it turned out to be how much, 141 minus 141 minus 65, what is it? Is that clear? Hello? Yes sir, all clear। तो ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे। अब इसके क्वेश्चन में क्या है कि फंक्शन की बात करेंगे, बोलेंगे कि
एक सेट में 5 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में 5 एलिमेंट हैं, एक सेट में 5 एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 x5, और बी सेट में 5 एलिमेंट है y1 y2 y3 y4 y5. हाउ मेनी इंजेक्टिव फंक्शंस आर देयर इन विच xi is at least one xi is equal to yi, मतलब at least one fxi is equal to yi, मतलब कम से कम एक इनपुट कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट से कनेक्ट हो रहा है, या fxi is not equal to fyi, एक भी इनपुट अपने सही जगह पर नहीं जा रहा है. तो मतलब इसके कहने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के इनॉर्मस जगह पे एप्लीकेशंस होंगे, फंक्शंस में भी होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होंगे, आपका मैट्रिसेस में होंगे, तो कहीं पर भी इसको अप्लाई किया सकता है. तो इट इज एन इंपॉर्टेंट वन, राइट. तो ये पहला वाला समझ में आ गया, एटलीस्ट वन वाला आ गया कि नहीं? यस सर. अब अगर आपसे बोला जाए कि हाउ मेनी डी अरेंजमेंट्स आर देयर इन विच नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इट्स करेक्ट प्लेस, ये आपको बताना है. तो पहले तो जो मैंने बताया इसको सारा रिव्यू कर लो कि ये मैंने किया, ये आंसर आ गया आपका टोटल. हाँ, इसमें -1 की पावर n-1 आएगा बेटा, ये ध्यान देना. मैंने थोड़ा सा वहां पर मुझे लग रहा है -1 की पावर n लिख दिया था क्या है? पिछली स्लाइड पे जाके देखो मैंने क्या लिखा था, -1 की पावर n तो नहीं लिख दिया था? हाँ, n लिख दिया था ना, ये नहीं होना चाहिए. -1 की पावर n-1 आएगा. ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना प्लीज. हाँ जी, तो टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट हमने ये कैलकुलेट कर लिया. अब आगे लिखो, द टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट इन विच नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इट्स करेक्ट प्लेस. अब क्या करेंगे बताओ? नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज करेक्ट प्लेस, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट माइनस नंबर ऑफ एटलीस्ट वन, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, यही होगा ना भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर नहीं जा रहा है, मतलब टोटल में से वो केसेस सारे माइनस कर दो जिसमें कम से कम एक सही जगह पर जा रहा है. तो एक सही जगह पर जा रहे हैं, दो सही जगह पर जा रहे हैं, तीन सही जगह पर जा रहे हैं, वो सारे केसेस हटा दोगे तो बचेगा क्या? नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज करेक्ट प्लेस. और उसके लिए टोटल अरेंजमेंट कितने थे भाई? टोटल कितने थे? n फैक्टोरियल. टोटल अरेंजमेंट n फैक्टोरियल थे. उनमें से वो सारे अरेंजमेंट हटा दो जिसमें कम से कम एक सही जगह पर है. वो कितने आए थे? रिवर्स हो जाएगा. वो आए थे सिग्मा, बोलो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू -1 की पावर r-1, r वेरीज 1 से लेके n, यही था ना? यस सर. अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल प्लस और -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा क्या? -1 की पावर जो r-1 है वो r हो जाएगा, और n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल आ जाएगा. r की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रही है. अब जरा ध्यान से देखना, ये जो जनरल टर्म है इस सिग्मा नोटेशन का, इस जनरल टर्म में r की वैल्यू 1 से n है, बट अगर r 0 रख दो, अगर इसमें r की वैल्यू 0 रखो तो क्या आएगा बोलो? -1 की पावर 0 इज 1, n फैक्टोरियल अपॉन 1 0 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल आएगी, मतलब यही वाला आ जाएगा ना, बाहर वाला. अरे बोलो. तो इसका मतलब है कि r इक्वल टू 0 पर ये टर्म आएगा और 1 से लेके n तक ये टर्म आ रहे हैं, तो इसको भी क्लब कर लो इसी में. तो आप एक ही सिग्मा में लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? सिग्मा -1 की पावर r, हाँ -1 की पावर r इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल. अब r की वैल्यू कहां से कहां तक ले हम? r वेरीज 0 to n. ये है तुम्हारा नो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज करेक्ट प्लेस. मतलब इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे ना तो ऐसा आएगा. लिख दूं मैं ओपन करके इसको? यस सर. तो आ जाएगा n फैक्टोरियल कॉमन, -1 की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन, ऐसा आएगा. तो इसमें देखो तो दो टर्म, जो फर्स्ट दो टर्म है वो तो पैटर्न के लिए लिखे हैं, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों तो हमेशा ही कैंसिल हो जाएगा. तो एक्चुअली तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा,
n factorial times 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 upon 5 factorial and proceeding similarly, लास्ट में आएगा प्लस माइनस 1 की पावर n upon n factorial, minus 1 की पावर n upon n factorial. So this is the formula for number of dearrangement when no object occupies correct place. मतलब जो पिछला एग्जाम्पल मैंने लिया था, 5 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर के बॉक्सेस हैं, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि हाउ मेनी वेज यू कैन पुट दोस 5 डिफरेंट कलर बॉल्स इनटू 5 corresponding color boxes, one in each, such that no ball goes to the box of its own color, तो क्या आंसर आता? No ball occupies the box of its own color, तो क्या आता? 5 factorial times 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial minus 1 by 5 factorial. And इसकी वैल्यू क्या आएगी? Can you simplify and get me the answer? तो 120 by 2 60 minus 120 by 6 20 plus 5 minus 1 क्या आएगा? जरा कैलकुलेट करके बता दो. 65 minus 21 44. यस सर. तो ये हो गया कि 5 डिफरेंट कलर की बॉल्स को 5 कोरेस्पॉन्डिंग कलर के बॉक्सेस में रखने के कितने वेज हैं जिसमें कोई भी बॉल अपने बॉक्स में अपने कलर के बॉक्स को ऑक्यूपाई नहीं कर रही, तो आंसर आएगा 44 वेज हैं. तो रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? यस सर. यस सर. अब ये जो है एक्चुअली समझो तो यही सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कि रीअरेंजमेंट सबसे डिफिकल्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, बट डिफिकल्ट नहीं है. अभी तो आपको मैकेनिकली समझ में आया, आपने बोला ना समझ में आ गया, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको 60% समझ में आया. 40% क्यों ये सब बातें हो रही हैं उस पर अभी और क्लैरिटी की जरूरत है. आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. आप सोचोगे तो और क्लैरिटी आएगी. वाई प्रिंसिपल, क्योंकि इसी में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का डेरिवेशन भी है कि ऐसा क्यों होता है कि उसमें एक बार प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर प्लस आता है फिर माइनस आता है ना. तो ये आपको अभी छोड़ रहा हूं कि आप अपना पकाओ इस कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर में, और जितने तुम्हारे दिमाग में क्वेरीज आए, इश्यूज आए, उसको दोबारा पूछो मेरे से, तब मजा आएगा इस पे. एनीवे चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चंस कर लें थोड़ा सा. सर अगली क्लास में करा देना, खाना भी खाना है. ठीक ठीक है. सर करना कहाँ तक है सर? मतलब कुछ आप कुछ भी कर सकते हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो. सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल इसी का डुप्लीकेट है, वो सेम कॉन्सेप्ट लगना है, बस सिचुएशन है को 10 मिनट लगेगा अभी. अब सेक्सुअल 7 तो कर सकते हैं ना वो? अच्छा एक बात बताओ, कल मॉर्निंग में तुम्हारी क्लास रख सकते क्या छोटी सी? कितने बजे सर? ऑनलाइन ही, सवेरे सवेरे. मॉर्निंग में सर कितनी सुबह? 10 बजे क्लास होती है. नहीं 10 बजे तक नहीं जाना मुझे. 8 बजे स्टार्ट कर लो या 8:30 स्टार्ट करके और 9:30 बजे तक 1 घंटे की. सर 8 बजे क्लास, 8 बजे तक क्लास होती है. 7:30 कर लो सर सुबह. नहीं 8 बजे किसी क्लास होती है. 8:30 to 9:30 रख सकते क्या? यस सर. 6 बजे भी चलेगा. नहीं 6 बजे तेरे को चलेगा ना, मुझे नहीं चलेगा. सर मेरी क्लास है सुबह से 7:30 तक, 6 से. तो हाँ नहीं अगर हम 8 o'clock to 9:30 रखें और 8:15 के आसपास स्टार्ट करने, चलेगा? यस सर. यस सर. चलेगा ना. तो मैं जितेंद्र सर को बोल देता हूँ, ग्रुप में डाल देंगे क्योंकि मेरा तो व्हाट्सएप चल नहीं रहा. तो 8:15 से 9:30 तक, ठीक है? सर कल की जो अपन लोग यही डिस्कस करेंगे. ये इसमें कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्सल का कॉन्सेप्ट भी इसी से मिलता जुलता है, वो भी कर लेंगे और खत्म ही हो जाएगा सारा. सर सुबह 10 बजे वाली क्लास तो होगी ना वैसे? ना वो आपको नहीं लगानी है. ठीक वो है. 10 बजे वाली क्लास आपको नहीं लगानी है, पिनेकल बैच को नहीं लगानी कल, क्योंकि कल उनको हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही वो लोग बोल रहे हैं तो वही कराएंगे. परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल. ठीक है? ठीक है तो सर. और वो एंगल बाइसेक्टर वगैरह वो तो हो गया ना? हाँ हो गया. अब उसके अलावा अब कुछ भी अगर उसमें डिस्कशन होंगे ना, वो आपका जब डाउट क्लासेस लगेंगे ना, डिस्कशन क्लासेस, डाउट तो होंगे ना. अभी इसको मैं अब एक का जितने चैप्टर इधर प्रोसीड करके किए हैं ना, उनमें हर चैप्टर के लिए मैं अब डाउट के लिए क्लासेज अनाउंस करूंगा.
तब तक उतने में आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके लिए एक एक क्लास दो क्लास जो होगी उसी में डिस्कस होगा, अगर कुछ और बताना होगा छोटा मोटा चीज तो क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ठीक है सर। शाम को नहीं हो सकती? कल शाम में कल हो शाम को तो एक्चुअली सर, शाम में कुछ बच्चों केमिस्ट्री को, क्लास है, केमिस्ट्री क्लास है। हाँ शाम में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है बेटा, इसलिए नहीं हो सकती शाम को। सर एक बार टाइम ना फिर भी ग्रुप सुबह- में मैसेज कर देना। सर आफ्टरनून में कर लो। क्यों सुबह उठता सर नहीं क्या? आफ्टरनून सुबह सो के उठता नहीं